गृह मंत्री अमित शाह ने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। अमित शाह सीधे नक्सलगढ़ में गए। गुंडम गांव जो सरहदी गांव है, जहां से कुछ ही दूर में हिड़मा का गांव है, वही हिड़मा नक्सलियों का कमांडर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमित शाह ने ऐसा करके नक्सलियों को सीधी चुनौती दी है। आपको बता दें, आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 साल में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों ने 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1000 को गिरफ्तार किया गया और 837 नक्सलियों के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बीजेपी इसे कहीं न कहीं अपनी एक बड़ी कामयाबी देखती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि सब कुछ हो पाया है, क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया था और कनेक्टिविटी बढ़ाई। आज की इस बड़ी बहस से गंधर पांडे जी और कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी, जो रखेंगे अपनी अपनी सरकार के दावों और वादों की हकीकत आमने सामने। तो मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा बीजेपी से, गंधर पांडे जी, क्या बस्तर को मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त कर पाएगी बीजेपी? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार नक्सल मोर्चे पे काम कर रहे हैं, पिछले 1 वर्ष में जिस प्रकार से हमने देखा कहीं ना कहीं नक्सलवाद पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुका है। देश के गृह मंत्री स्वयं आकर एकदम खतरनाक नक्सलियों के जो इलाके हैं वहां पर प्लानिंग बनाते हैं और इस तरीके से वहां उनके आने के पूर्व 7 नक्सलियों का खात्मा हुआ। आप आंकड़े देखेंगे तो 220 नक्सलियों का अभी तक खात्मा किया जा चुका है। जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए भी नीतियां तैयार हैं। तो हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विष्णुदेव साय जी की सरकार तैयार है और हमारे देश के जो वीर जवान हैं, जो बस्तर बटालियन है, जो डीआरजी है, सभी वहां पर पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और जहां तक वनांचल क्षेत्रों की बात है, वहां पर भी आप जब आज देखेंगे तो अबू जामड़ नारायणपुर की एक जगह है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। आज वहां पर जिस प्रकार से फोर्स है, वो वहां की जो वास्तविक स्थिति है, इतनी यूनिट में वहां फोर्स है कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मैं इसको मानता हूं कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाएगा। और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अगर कोई नक्सली मेरी बात सुन रहा है भाई बहन, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि मुख्य धारा पे जुड़ जाए। ये हिंसा का जो आपने साधन चुना है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। अंततः या तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, हमारी फौज मुस्तैदी से आपका सामना करेगी और आपको परलोक जाना पड़ेगा, अन्यथा आप मुख्य धारा से जुड़े और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और मुख्य धारा पे देश को आगे बढ़ाने के लिए भूमिका निभाएं। तो गंधर पांडे जी ने सीधी चुनौती दी है नक्सलियों को और उनसे आग्रह किया है कि वो ये जो कृतियां हैं उनको छोड़कर सरकार से जुड़े। तो प्रगति जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्या कहती हैं इस पर? बीजेपी इतना बड़ा एक्शन चला रही है, नक्सलियों के खिलाफ नॉन टॉलरेंस मूवमेंट चला रही है, क्या ये सब कांग्रेस क्योंकि कहती है कि ये सब कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है? 5 साल में जो कांग्रेस सड़क बनाई है, कनेक्टिविटी स्थापित की है, उसका नतीजा है। देखिए, पिछली जो सरकार थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, नक्सली क्षेत्रों में जो हमने कार्य किया, जो विकास के कार्य किए, जो कनेक्टिविटी बढ़ाई, जो रोड बनाई, लोगों को मुख्य धारा से हमने जोड़ दिया, वहां पे आप जब रमन सिंह जी के दौर आपने देखा होगा, अबुझबाड़ में सड़कें नहीं थी, मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता था। भूपेश बघेल जी के समय में हमने उन सबको दुरुस्त किया, जिसका परिणाम है कि नक्सली कम हो रहे हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नक्सली आप देखेंगे तो 2014-2015 में 106 जिले पूरे भारत में नक्सलवाद से प्रभावित थे, जिनकी संख्या घटकर 2017-18 में 90 हो गई थी। तो दिनों दिन जो कनेक्टिविटी और संचार बढ़ने से नक्सलवाद की समस्या का समाधान जो है वो कम हो रहा है। आप देखेंगे, देखिए इसमें देश के गृह मंत्री जी आते हैं और उनका यहाँ गुणगान कर रहे हैं मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि अमित शाह जी आए और नक्सल क्षेत्र में उन्होंने बैठक ली, वहां पे बात की। तो मेरे भाई ये बताइए, वही नारायणपुर की बस्ती
हॉस्टल में उसके साथ दुराचार होता है, क्या अमित शाह जी उससे मिलने नहीं गए? अमित शाह जी को असम नहीं दिख रहा था? अरे नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में यदि आदिवासियों को समझाया जाए तो पिछले 5 साल में कांग्रेस के काल में भी नक्सलवाद नहीं था, कोई बड़ी घटनाएं नहीं घटी थी। अभी पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो जो तो मैम पिछले 5 साल आपकी देख लीजिए, जो बस्तर कोई भी में बड़ी घटनाएं नहीं घटी थी जी। दरभा चार हमला जो हुआ, सीटें दरभा हमला जो हुआ, देखिए जो दरभा और हमला आपने हुआ सड़कों का उस निर्माण समय किया, आपने नक्सलियों के खिलाफ भी कई सारे एक्शन लिए, तो सिर्फ 4 सीटों पर सिमट कर रह गई विधानसभा चुनाव में बीजेपी देखिए कांग्रेस। हमने, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए। मेरा ये कहना है मैम कि अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 4 सीटें जीती हैं बस्तर में। इसकी क्या वजह है? अगर आपने चलाया है नक्सलवाद के खिलाफ अभियान। टोटल कितनी सीटें हैं बस्तर में कांग्रेस की? 13-14 सीटें, उसमें से 7 सीटें जीत कर आई कांग्रेस, और जो नहीं जीती बिल्कुल उन्होंने 12 बहुत सीटें हैं, कमेंट करते जिसमें से हमारे। 8 सीटें कांग्रेस, 8 सीटें बीजेपी के बहुत, पास है और 4 सीटें बीजेपी के कांग्रेस के पास है। बिल्कुल हम क्या 4 वजह है सीटें इसकी? गंवाए। देखिए हम 4 सीटें गंवाए, उसका कारण नक्सलवाद नहीं था। उसका कहीं से कारण ये नहीं था कि हमारे हमारे कार्यकाल में, हमारे शासनकाल में बस्तर में, या आप देखेंगे कि जो बस्तर का क्षेत्र है वहां नक्सलवाद बढ़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देखिए पिछले 5 साल से, आप 2013 उठा लीजिए जब रमन सिंह जी की सरकार थी, देश का सबसे बड़ा हमला दरभा हमला हुआ था। आज तक एनआईए को ये यहाँ पे आने नहीं दिए कि एजेंसी यहाँ पे आके जांच करे, तो उसको रोक लगा कर बैठी है केंद्र सरकार। तो देखिए कौन नक्सल विरोधी है, कौन नक्सलियों का साथ दे रहा है, वो पूरा देश बहुत अच्छे से जानता है। और नक्सलवाद यदि छत्तीसगढ़ से खत्म हुई, बहुत अच्छी बात है। हमारा छत्तीसगढ़ अमन चैन की शांति सांस में जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में आया और जादू किया और नक्सलवाद खत्म हो गया। तो कांग्रेस की लेकिन सरकार ने आंकड़े पांच तो सालों में बताते जो हैं ना मैम कि संचार, जो छत्तीसगढ़ आवागमन जब से वहां गठन बढ़ाया, हुआ था उसका छत्तीसगढ़ परिणाम है। का, तब से लेकर ये पहला साल है जहां पर इतने ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो बीजेपी तो इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। देखिए बीजेपी की अपनी कामयाबी मान लेने से कोई स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा नहीं जाएगा कि बीजेपी कामयाब हो चुकी है। आप उठा लीजिए पिछले 1 साल में जो छत्तीसगढ़ में अपराध हुए हैं उसका भी डेटा उठा लीजिए, उसका भी डेटा रख लीजिए और फिर डिबेट कीजिए। दूध का दूध, जवाब पानी दीजिए का संजय पानी आपको पांडे अभी जी। दिख जाएगा। सबसे पहले अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इस प्रकार से कहा कि 2013-14 से 2018 तक के जो जिलों की संख्या थी वो कम हो गई। तो उस समय तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। फिर उसके बाद वो जिस प्रकार से अभी बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध है, अभी तो अपराध पंजीबद्ध होते हैं। पूर्व में तो जो हमारे स्लीपिंग होम मिनिस्टर थे, उनके शासन काल में तो यहाँ अपराध पंजीबद्ध नहीं होते थे। आंकड़ों में सिर्फ रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। इसके अलावा ये नक्सलवाद की बात करते हैं, इनकी सरकार में मैं आपको ये अपना बता रहे हैं कि हमारे नेताओं के साथ पूर्व में हमला हुआ, उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई। इनके पूर्व मुख्यमंत्री दावा किया करते थे कि हम रिपोर्ट जेब में लेकर घूम रहे हैं। आज तक वो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सके। अगर वो रिपोर्ट उनके जेब में थी तो आप बोल दीजिए, आप सामने आके बोल दें। उनका एक कथित वीडियो जिसमें स्वयं चरण दास महंत जी उस समय कवासी लखमा जी से कह रहे हैं किसी को कुछ मत बोलना, ये वीडियो आज भी चर्चा का विषय है कि ऐसा क्या जानकारी कवासी लखमा जी के पास था जो चरण दास महंत जी स्वयं जाकर के उनको बोल रहे हैं कि किसी से कुछ मत बोलना। इसके बाद जो दीदी ने बात की कि वहां पर सड़कों का निर्माण किया, कनेक्टिविटी की, उसका डिटेलिंग मैं आपको बता देता हूं। अबू जामड़ में जब हमारी सरकार बनी तो वो कनेक्टिविटी से कट चुका था, उस सड़क की निर्माण नहीं हुई थी क्योंकि भूपेश बघेल जी ने वो सारा पैसा बेरोजगारी भत्ता और राजीव युवा मितान क्लब के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री आवास को इन्होंने वापस भेज दिया। 17 लाख आवास जो यहाँ के लिए स्वीकृत थे, हमारे पास फंड नहीं है कहकर यहाँ की जनता को वहां पर आज जो नक्सली समर्पित कर रहे हैं उनको 15,000
प्रधानमंत्री आवास देने का प्रावधान किसी ने किया है तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। नियत निर्लार योजना के माध्यम से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से वहां के लोगों को जोड़ा जा रहा है, उन्हें स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है, उन्हें आधार कार्ड दिया जा रहा है, गंधर पांडे जी, मूलभूत सुविधाएं, राशन कार्ड कांग्रेस ने दिया जा रहा आरोप लगाया था कि जो 15 जून को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था जिसमें 8 नक्सली मारे गए थे, और बीजेपी ऐसा दावा कर रही थी कि इसमें जो 6 नक्सली हैं उनके ऊपर 8 लाख के इनामी नक्सली हैं। तो कांग्रेस इस आरोप लगाती है कि ये 8 लाख के इनामी नक्सली थे, इतने बड़े नक्सली थे, तो इनके पास सिर्फ एक इंसास राइफल क्यों बरामद हुआ था? इन 6 के पास इंसास राइफल होना चाहिए था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इसे बढ़ा चढ़ा के आंकड़े दे रही है? देखिए भाई, अब इसकी गहराई क्या है और हमारी सेना के शौर्य पर, जो वहां पर जवानों ने अपनी शौर्य दिखाई, उस पे सवाल खड़ा करने का कोई काम अगर कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। अगर जवानों के द्वारा हमें ये बताया जा रहा है कि ये ऐसे लोग थे जो इस प्रकार से इनामी थे, तो हम तो उस तथ्य को मान लेते हैं, हम उन पर सवालिया निशान खड़े करने लेकिन का काम तथ्य नहीं तो ये भी करते। कहते हैं ना कि सिर्फ एक ही इंसास राइफल बरामद हुआ था उनके पास। भाई उस समय की स्थिति क्या थी, वो किस आधार पर बैठे थे, उनकी क्या तैयारी थी, अब उस स्थिति को वहां के जो लोकल, जहां पर वो चीज हुई, वो घटनाक्रम हुआ, उस स्थिति में अब ऐसा तो नहीं है कि वो सभी हर जगह लेकर घूम रहे हो, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं, वो कुछ मीटिंग कर रहे हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी काम से बाहर निकले हो, उस समय फौज ने उनको घेर लिया हो। अब वो क्या कांग्रेस पार्टी से पूछ के निकलेंगे कि हम राइफल लेके निकले कि नहीं निकले, और फौज इंतजार करेगी कि राइफल 1 आदमी के पास है कि 10 आदमी के पास है? ये कैसे तथ्य? मेरा सीधा सवाल रहेगा गंधर पांडे जी आपसे, ये नक्सलवाद का जो खात्मा करने का ये वादा है या दिखावा है? देखिए, ये ना दिखावा है ना वादा है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नक्सलिज्म, हमारी ये मंशा उसी समय तय हो गई थी जब हमने देखा कि टारगेटेड किलिंग नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की 2018 से 2023 तक हुई, और उस समय भूपेश बघेल जी तब बड़ी अभी बातें कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। उस समय हमारे इतने नेता वहां, आज भी अभी 7 दिन पहले ग्राम पंचायत से टारगेटेड किलिंग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नक्सलियों द्वारा की जा रही है, वहां के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये गुणगान करने में लगे हमने इतने जिलों से कम कर दिया, उतने जिलों से कम कर दिया। भाई इनका ये होना चाहिए कि भाई एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्र हित में नहीं है, तो इसमें हम मिलजुल कर काम करेंगे, इनको सामने आके फ्रंट में बोलना चाहिए। हाँ, ये जो लेकिन सर, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि डबल इंजन की सरकार नहीं थी तो केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती थी कांग्रेस को। अच्छा, केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी तो सीआरपीएफ की जो बटालियन थी वो कहां से आई? आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि आदिवासी कल्याण बोर्ड के लिए जब यूपीए की सरकार थी मात्र 28,000 करोड़ का फंड था, आज वो फंड 1,33,000 करोड़ का हो चुका है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ और जितने भी वनांचल क्षेत्र के राज्य हैं उन सब में लाभ पहुंचाया जाता है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसका कौन देता है भाई फंड? वो उसकी बटालियन कौन नियुक्त करता है? उसकी बटालियन भी तो सेंट्रल से ही नियुक्त होती है। तो इन सभी विषयों को जब आप देखेंगे तो सेंट्रल का हमेशा से सहयोग रहा है, प्रगति जी, और कुछ कहना चाह रही हैं आप? मुद्दे रहेंगे उसपे सेंट्रल हमेशा एक्टिव रहेगी। सेंट्रल कभी भी इस प्रकार से कोई चीज नहीं कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रहित के मुद्दे होते हैं। तो इसमें हमारी जो फौज की भूमिका है, जो सेंट्रल टीम की भूमिका है, वो भी महत्वपूर्ण रहती है, और स्टेट का कोऑर्डिनेशन भी महत्वपूर्ण रहता है। प्रगति जी, अगला सवाल आपसे रहेगा, कांग्रेस क्यों नहीं चला पाई ऐसा अभियान? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में जो रमन सिंह जी का काल था, उसके बाद भूपेश बघेल जी का यदि आप काल उठाएं तो नक्सली समस्या, नक्सल जो आक्रमण होते थे, जो नक्सली नुकसान पहुंचाते थे लोगों को, उसमें बहुत हद तक गिरावट हुई थी। आप उठाइए आंकड़े और देख लीजिए। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं तो हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार रहा 5 साल पूरे, जब केंद्र में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, बावजूद उसके भूपेश बघेल जी ने जो कार्य किए हैं उनको तो ये अभी ये टीवी चैनल पर बोल नहीं पा रहे हैं। ऑफ स्क्रीन होने के बाद ये खुद उन कार्यों का गुणगान करते हैं। मैं आपको बता दूं कि दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि नक्सलाइट, अरे भैया, आपने तो हसदेव में इतने आदिवासियों की जमीन हड़प ली,
जंगल काट दिए, आदिवासियों को आपने मारा, और जंगल काट कर किसको दिया? अडानी को। यही काम ये जगदलपुर में, ये जो बस्तर में घुस रहे हैं और नक्सली खात्मे की ये बात कर रहे हैं कि वहां की जमीन को भी अडानी को देना चाहते हैं, जिसके कारण ये वहां से नक्सलाइट को हटाना चाह रहे हैं, नक्सलाइटों को मार रहे हैं। ये जो गुणगान कर रहे हैं ना, आप देखिएगा कि ये वहां की भी जमीन अडानी जी के नाम कर देंगे, और अडानी जी वहां पर भी आकर अपना प्लांट लगाएंगे। जैसे हसदेव में गंडक पांडे जी आदिवासी बड़ा आरोप मर लगा रही रहे है हैं, प्रगति जी। आदिवासी लड़ रहे हैं, वहां पर भी ये पेड़ काटेंगे, ये पेड़ काटेंगे, और नक्सलियों के नाम पर ये जो कर रहे हैं ना, ये नक्सल, हम नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं। आप देखिएगा 2026 में अमित शाह जी उसको गढ़ बनाएंगे, और अडानी जी को उनके प्लांट के लिए वहां की भी जमीन दान में देंगे, जैसे हसदेव दिया है। बड़ा आरोप लगा रही है देखिए, प्रगति जी बीजेपी पर। ये जिस प्रकार का आरोप है, ये कहीं से भी एक जो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने की गरिमा है उसको शोभित तो नहीं करता। पर मैं उनको बताना चाहूंगा, हसदेव पे जो परमिशन थी वो आपकी सरकार में मिली थी। अरे आपकी सरकार में रुका क्यों नहीं? आपकी सरकार में आंदोलित आदिवासी आंदोलित आपकी सरकार में हुए। आदिवासियों को क्यों मारा गया? आदिवासियों को क्यों मारा गया? आपको बोलने का पूर्ण मौका दिए, आप मेरे से सीनियर नहीं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए। मत बोलिए ना, आपको जवाब दे रहे हैं, आपका बारी आएगा, आप बोलना, पूछना। अब आप सुन लीजिए, उस समय अडानी के समय विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उसी समय से हसदेव आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके लिए राहुल गांधी जी के पास भी यह मामला गया था, टीएस सिंहदेव जी के पास भी यह मामला गया था। टीएस सिंहदेव जी भी इसके समर्थन में नहीं थे, उसके बावजूद उस समय अनुमति दी गई थी। ये अनुमति भूपेश बघेल जी की सरकार में दी गई, और जैसे ही सरकार बदली तो ये तुरंत आके हसदेव के लोगों के पक्ष में हो गए। उस समय भूपेश बघेल जी का तथ्य क्या था? उनका यूट्यूब में या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि भाई बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। उनके तथ्य थे, बिजली चाहिए तो जंगल तो बताइए प्रगति जी, कहीं हसदेव का मामला आप पर ही भारी नहीं पड़ गया? देखिए गौतम अडानी जी के जो मित्र कहलाते हैं वो मोदी और गौतम अडानी जी भाई भाई कहलाते हैं भूपेश बघेल जी का। चलिए ये बात कर रहे हैं ना कि हमारी सरकार में, इनकी सरकार में क्यों आदिवासी मारे गए, क्यों आदिवासियों के साथ अत्याचार पिछले 1 साल में बढ़ा हसदेव में, इसका जवाब मांगिए इनसे। आदिवासियों के मारने की बात हो रही है तो मैं एक आंकड़ा और रखना चाहूंगी। जब 2019 में रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसमें 28 जून 2012 इसमें ये कहा गया था कि 28 जून 2012 को फर्जी मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 17 आदिवासियों को मार दिया गया था। गंडर पांडे जी, कहा जा रहा है कि जवानों ने हड़बड़ी में आकर ऐसा कर दिया था। ये रिपोर्ट जो है 2019 में पेश किया गया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, इस प्रकार से अगर कोई भी चीज हुई है तो उसके लिए जो अनुशासनात्मक कार्यवाही फौज की अपनी रहती है, उनका जो वहां पर होता है उसका पालन किया जाता है, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस या किसी प्रकार की चूक रही होगी, जिस प्रकार से इस प्रकार की लापरवाही सामने आई होगी, तो निश्चित तौर पे फौज ने उस पर अपना निर्णय लिया होगा। ऐसे सभी दोषी जो उस चीज के रहे होंगे उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ होगा। और अगर 2019 में इसकी रिपोर्ट आई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार उस समय पावर में थी, तो रिपोर्ट के आधार पर उस समय एक्शन लिया गया होगा, मैं ये मानता हूं, क्योंकि वो सरकार का कर्तव्य होता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई अनियमितता होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और दूसरी बात जो ये कह रही है कि आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया, ये किया गया, मैं इनसे जानना चाहूंगा इन्होंने 5 साल क्या किया? 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासियों, वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों ने आपको मौका दिया। उन 5 सालों में इन्होंने वादा किया था 500 रुपए हर महिला को देंगे, 5 साल बीत गए, एक महिला को नहीं मिले। इन्होंने वादा किया बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल नहीं दे पाए, आखिरी में बेरोजगारी भत्ता चालू किया, उसमें भी अपने राजीव युवा मितान क्लब के जो इनके लोग थे उन्हीं लोग को बेरोजगारी भत्ता भी, और उन्हीं लोग को क्लब के नाम से पेट पोसने का उनका काम भी। भाई उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, मुख्यमंत्री जी जाके वहां 20 लाख अनुदान करके आ जाते थे, और छत्तीसगढ़ में किसी बच्ची को जरूरत हो या ऐसा कोई हादसा हो जाए तो मुख्यमंत्री जी 1 लाख 2 लाख रुपए दान करते थे। मुख्यमंत्री जी यहाँ से जा करके
दिल्ली में जाकर के अलग अलग एयरपोर्टों में धरना देने के लिए उनके पास समय था, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए समय नहीं था। इन्होंने आखिरी में एक योजना बनाई जिसमें ये अपनी सरकार की योजनाओं को क्या 5 साल किया उसके लिए जगह जगह पंडाल लगाते थे और वहां जाकर बताते थे हमने ये किया। उसमें भी प्री प्लान्ड होते थे वो सारे, वहां पर जो लोग आते थे उनको सिखाया जाता था अधिकारियों द्वारा क्या पूछना है, क्या जवाब देना है, सीएम साहब पूछेंगे तो क्या बोलना है। इस प्रकार से इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम किया था, जिसके बड़ा आरोप लगा रही है 5 कांग्रेस पर साल के प्रगति जी। भीतर ही छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें विपक्ष में बिठा दिया। और मेरी दीदी कह रही थी कि 5 साल पूरी नक्सल हिंसा कम थी, तो मैं बता दे रहा हूं आपको कुछ नाम। हमारे दिवंगत नेता हैं कुछ, नीलकंठ ककेम मंडल प्रमुख थे आवापल्ली बीजापुर से, हत्या हुई इनकी 5 फरवरी 2023 को, आपकी सरकार थी। सागर साहू बीजेपी उपाध्यक्ष थे नारायणपुर से, हत्या हुई 10 फरवरी 2023 को। रामधर अलामी बीजेपी नेता थे दंतेवाड़ा से, हत्या हुई 11 फरवरी 2023 को। रामजी डोडी बीजेपी नेता थे नारायणपुर से, हत्या हुई 29 मार्च 2023 को। अर्जुन काका हमारे एसटी मोर्चा के जिला प्रमुख थे बीजापुर से, हत्या हुई 21 जून 2023 को। इसके बाद अब बिरजू तारम बीजेपी के कार्यकर्ता थे मौला मानपुर से, 20 अक्टूबर 2023 को इनकी हत्या होती। तो आपकी सरकार में किस प्रकार से टारगेटेड किलिंग चल रही थी, और आप यहाँ बोल रहे हैं आप नक्सलियों को इसलिए हटाना चाहते हैं। टारगेटेड किलिंग का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। टारगेटेड किलिंग तो रमन सिंह जी के काल में हमारे साथ हुई, जब हमारी फर्स्ट रो के जितने भी नेता थे प्रथम पंक्ति के, उनको नक्सलियों ने मार गिराया और उसकी जांच केंद्र सरकार द्वारा आज तक नहीं कराई गई। देखिए आपको भी पता है, महेंद्र कर्मा जी ले लीजिए, योगेंद्र शर्मा जी, विद्याचरण शुक्ला जी, नंद कुमार पटेल जी, हजारों हमारे ऐसे नेता थे जिन्हें मारा गया था नक्सलियों द्वारा, हत्या करवाई गई थी। और आप देखिए उस समय 2013 में यहाँ किसकी सरकार थी? धीरे धीरे भूपेश बघेल जी के काल से नक्सलियों का खात्मा होना शुरू हुआ। भूपेश बघेल जी का खौफ था, नक्सली उस समय एक्टिव नहीं थे, और आज कनेक्टिविटी उनके कारण बढ़ाई गई क्षेत्रों में, जिसके कारण अमित शाह जी आ रहे हैं और वहां पे बात कर रहे हैं। आप ये जो कह रहे हैं ना कि 500 रुपए, अरे आपने भी तो गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात की थी, आपने क्यों नहीं दिया गैस सिलेंडर 500 रुपए में? कहाँ है? आपने भी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमारी तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तो कर्नाटक उठा लीजिए, तेलंगाना उठा लीजिए, हम तो वहां 500 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं। आप भी तो सरकार में आने से पहले 1 साल पहले ढिंडोरा पीट रहे थे कि महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आपने क्यों नहीं दिया 500 रुपए में सिलेंडर? उज्ज्वला योजना बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। को सिलेंडर दे चुके हैं, आगे भी देंगे, और इसमें जिस प्रकार का प्रावधान करेंगे आगे देंगे। हमने महतारी वंदन योजना के माध्यम से सबको पैसा देना चालू कर दिया, आपने तो 5 साल दिया ही नहीं। फिर उसके बाद आप देखेंगे हम 3100 की दर से धान खरीद रहे हैं, उसको भी आप लोग बरगला रहे हैं आम किसानों को। फिर क्यों खरीदना पड़ रहा है आपको? क्यों नहीं खरीदेंगे? भूपेश बघेल जी ने तय किया धान का समर्थन मूल्य, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि किसानों को उनको इस समर्थन मूल्य पर उनको धान खरीदनी पड़ रही है। आप प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, 5-6 हितग्राहियों के नाम गिना दीजिए चैनल में कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला। 5-6 हितग्राहियों के नाम गिना दीजिए सबूत के साथ कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला। अरे ना एक आवास मिला, ना आवास। आपको दिखा दूंगा घुमा करके, आप मेरे साथ चलना। रायपुर दक्षिण विधानसभा में प्रचार में शायद लगता है आप थे नहीं, जब आप गली मोहल्ले में घुसेंगे ना तो वहां पर हर दूसरे तीसरे मकान में प्रधानमंत्री आवास के बाहर लिखा होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा प्राप्त शहरी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम योजना। तो आप जब मेरे साथ चलेंगे वहां तो दिख जाएगा। आप ये सोचिए, आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष से विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, उसके बावजूद अरे चुनाव में तो हार जीत, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे थे, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। चुनावी हार जीत किसी पार्टी का एजेंडा, किसी पार्टी की करते हैं। आप कोई भी तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे। आपको मैंने पहले ही बताया कि झीरम घाटी कांड का रिपोर्ट भूपेश बघेल जी 5 साल तक ढिंडोरा पीटते रहे कि मेरे जेब में रिपोर्ट है, इसको सार्वजनिक करूंगा। अरे झीरम कांड होने के अगले 5 साल तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसकी जिम्मेदारी थी?
किसकी जिम्मेदारी थी? 2013 से 2018 तक भारत, मई 2013 से नवंबर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सार्वजनिक करना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की महती जिम्मेदारी थी कि उनको इसकी जांच करवानी चाहिए थी। क्यों जांच नहीं करवाई? क्यों आपने जांच नहीं करवाई? देखिए, हाथ कंगन को आरसी नहीं होती और पढ़े लिखे को फारसी की जरूरत नहीं होती। आप इसे सीख लीजिए गंधर्व भाई। और 2013 से 18 तक का वो जवाब दे दीजिए कि रमन सिंह जी के शायद काल सरकार में में होगी कि इतना नहीं बड़ा जज जीवन कांड भाटी हुआ, का इतना बड़ा कांड हुआ। अब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जांच करवाने के समय ही नहीं था। 90 जिला में रह गया 2018 तक में। फिर 2018 से 23 में आपने क्या किया वो बताइए। आपने कितने नक्सलियों का खात्मा किया? आपके 2018 से 23 हमने जो किया, हमने गांव गांव गली गली दाई दीदी क्लिनिक की स्थापना की। बाजारों में भूपेश बघेल जी ने बाजारों में क्लिनिक की स्थापना की। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अस्पताल नहीं थे, बस्तर को हमने मलेरिया मुक्त किया। अरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम किया है ना, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया, उसके माइलस्टोन लिखा। अरे क्यों कहा हुआ? आप बताइए, प्रूफ हुआ क्या? आरोप लगे, प्रूफ हुए क्या? कहेंगी अभी अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री सीधे नक्सलगढ़ में जाकर आए हैं। हिडमा के जो गांव के पास में कैंप में रह कर आए हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, माननीय अमित शाह जी का सम्मान है, देश के गृह मंत्री हैं, वो गए। पर मैं आपको ये बता दूं कि इसके पीछे उनका कोई ना कोई प्लान होगा, कोई ना कोई उनका स्वार्थ होगा, जिसके कारण वो वहां तक पहुंचे हैं। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण बता दिया कि इनका कोई आदिवासियों से कोई हित नहीं है, ये स्वाहित के लिए काम करते हैं। और देश में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां जो पिछले 2 साल से आप देखिए तो मणिपुर जल रहा है, वहां क्यों नहीं गए अमित शाह जी? वहां क्यों नहीं गए? माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेशों में उनको घूमने की आन पड़ी थी, विदेश जा रहे थे, मणिपुर जल रहा था, महिलाओं को, 2 आदिवासी बालिकाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था, तब देश के गृह मंत्री को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस देश में बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हत्याएं, अपराध, लूट सब बढ़ रहा है। देश के गृह मंत्री जी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको पता था कि छत्तीसगढ़ को पिछले 5 सालों में माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार ने उस नक्सल क्षेत्र में इतना विकास किया है कि अब वो नक्सल क्षेत्र बचा ही नहीं है। उनको ये चीज पता है। अब वो उसमें जो शिलान्यास करना है ना, भूपेश बघेल जी ने तो खत्म कर दिया नक्सलवाद, अब उसका शिलान्यास करना भारतीय जनता पार्टी को उसका श्रेय लेना है, जिसके कारण देश के गृह मंत्री जी का छत्तीसगढ़ का 3 दिवसीय दौरा था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बताइए, क्या श्रेय लेने की लड़ाई है गंधर पांडे जी? कैसे देखिए, श्रेय लेने के लिए देश के गृह मंत्री जी गए हैं? श्रेय लेने का काम करना चैनलों पर बैठकर ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, तो मणिपुर 1970-1960 के दशक से वहां पर आंतरिक स्थितियां बिगड़ी हुई है। वहां पर एक स्पेशल फोर्सेस की बटालियन तैनात रहती है। वहां पर वो क्षेत्र जो है भारत का वो सीमावर्ती राज्य है। वहां पर अनेक प्रकार, म्यांमार से इधर से उधर से अनेक 40 प्रकार की अलग अलग टुकड़ियों में वहां पर हिंसा होती है, जिसको रोकने का काम हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस करती है। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से इन्होंने कहा भूपेश बघेल जी ने 5 साल में नक्सलवाद खत्म कर दिया, भूपेश बघेल जी एक अपना उदाहरण दे दे जो उन्होंने बताया हो कि हमने नक्सली हिंसा में ये काम किया या ये योजना बनाई जिससे नक्सली आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाए। 5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अनेक प्रकार की भ्रष्टाचारी मनी स्पिनर योजनाएं बनाई, जिसमें आप शराब घोटाला ले लीजिए, महादेव सट्टा ऐप घोटाला ले लीजिए, हर प्रकार की योजना। अभी यूएसए में एक FIR हुआ, उसमें भी जो अडानी जी के ऊपर आरोप आए, तो उनके ऊपर जो हमारे देश के व्यापारी हैं, इसलिए उनको अडानी जी बोल रहा हूं भाई, उनके ऊपर आरोप आया। उसमें भी ये तथ्य सामने आया कि जहां जहां कांग्रेस की राज्य थी, वहां पर उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगा है कि वहां पर उन्होंने रिश्वत देने का काम किया। अभी वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, वो अंडर ट्रायल चल। तो इस प्रकार से जब आप स्थितियों को देखेंगे, ग्राउंड रियलिटी को, तो 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता का जो पैसा लूटा गया, जिस प्रकार से शराब घोटाला, जिस प्रकार से कोयला घोटाला, इनके अनेक अधिकारी जो एकदम फ्री मुख्यमंत्री बंगले में एनी
टाइम रहते थे वैसे अधिकारी आज जेल की हवा खा रहे हैं। आप ये चीज समझिए कि आज शराब घोटाले का जिक्र, महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जिक्र, चारा घोटाला, भाई उसके बाद आप देखें गोबर में भी घोटाला। इन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को बोला था 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जैसे ही इनकी सरकार बनी इन्होंने क्या स्थिति कर दी कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को विवश कर दिया कि जाओ गोबर बीन के लाओ और उसको बेचो। ना तो 5 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया, आखिरी में अपने कार्यकर्ताओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया भूपेश बघेल जी की सरकार ने। हमारी सरकार आई, हमने बोला था 2 साल का बकाया बोनस देंगे। 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनी, 25 दिसंबर को सभी किसान भाइयों के खाते में 2 साल का बोनस की राशि तुरंत डाल दी गई। इसके बाद 3100 रुपए के पर हम धान खरीद रहे हैं। अभी वो बोले भूपेश बघेल जी के कारण हम धान उस दर पे खरीदेंगे। भाई 500 रुपए धान की कीमत थी अजीत जोगी जी के समय। अगर 2013 तक 2018 तक उस धान के दर को बढ़ा करके 2000 रुपए तक पहुंचाने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें काम किया है और नक्सलवाद को हम खत्म करके रहेंगे। मैंने आपके चैनल से पहले भी रिक्वेस्ट किया और अभी अंतिम में फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी भी नक्सली भाई बहन तक मेरी आवाज पहुंच रही है और वो ये चैनल देख रहे हैं तो आप मुख्य धारा से जुड़िए, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए, हथियार तागिए, त्याग कीजिए हथियार का, और देश के विकास में आप अपने सम्मिलित होइए और सहभागिता निभाइए। हम आपका साथ देंगे, आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देंगे। आप सरकार से जुड़िए, प्रदेश के मुख्य धारा में आइए और निश्चित तौर पे उसके बाद छत्तीसगढ़ हमारा विकसित भारत की ओर अग्रसर हो जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, उस विकसित भारत की परिकल्पना में छत्तीसगढ़ 4 चांद जरूर लगाएगा। नक्सलवाद का खात्मा मार्च 2026 तक करने के लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ हम इस ओर पे कार्य करते रहेंगे।